आप किस तरह की कंसल्टेंसी करती हैं कि लोगों के इजीली वीज़ा लग जाते हैं और जो लोगों के रिजेक्ट होते हैं उनकी क्या वजह है? कम से कम कितना खर्चा है किसी कंट्री में इजीली जाने में? जब एक बंदा आपको कह रहा है कि मैंने 100% वीजा देना है, वो उस वीजा को विन करने के लिए हर तरह के फेक डॉक्यूमेंटेशन साथ अटैच करेगा, जिससे आपको बैन भी लग सकता है 5 साल का, 10 साल का। ऐसा कोई तरीकाकार है कि लोगों का मुफ्त वीजा लग जाए और बाहर चले जाए और बाहर से जाके डॉलर शालर कमा लें? किस किस कंट्री का वीजा इजीली लग सकता है? इस टाइम पे न्यूजीलैंड बहुत अच्छा जा रहा है, कनाडा की अप्रूवल रेशो काफी बेहतर है, इटली है, स्पेन है, आयरलैंड इस टाइम पे बहुत अच्छा है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा कंट्री आप समझती हैं कि ये सबसे पहले चूज करना चाहिए? तो हम इन कैटेगरीज को बिल्कुल भी डील नहीं कर रहे हैं, हम एक लीगल वे में लीगल प्रोसेस के थ्रू आपको। उसमें फ्रॉड ज्यादा होता है? बिल्कुल, हमारी मार्केट में चल ही वो डन बेस रहा है और डन बेस में समझ लें कि 99.9% फ्रॉड ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, हर नौजवान की ख्वाहिश है कि मैं करोड़पति बन जाऊं और पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जाके डॉलर कमाऊं, पाउंड कमाऊं, मगर उनको समझ नहीं आ रही कि उनका वीज़ा किस तरह लग सकता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वीज़े रिजेक्ट होते हैं, उसकी वजह क्या है? मेरे साथ वीज़ा एक्सपर्ट फायजा कमल साहबा मौजूद हैं, जो सीईओ हैं FK वीज़ा कंसल्टेंट कंपनी की। इनसे जानेंगे कि ये किस तरह के वीज़ा लगवाती हैं जो फटाफट लग जाते हैं और कैसे ये समझती है कि पाकिस्तानी जो ख्वाहिशमंद है वो बैरून मुल्क जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप के पास हमने देखा बहुत सारे लोगों का रश है और ये भी हमने सुना कि आपके वीज़े बड़ी जल्दी लग जाते हैं, क्या वजह? सबसे पहले मैं चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि आपने बात की कि यहाँ पे क्लाइंट्स का बहुत रश होता है, तो आजकल जो मुल्की हालात चल रहे हैं, हर बंदा यहाँ से बाहर जाना चाह रहा है, कुछ पढ़ने के हवाले से, कुछ काम करने के हवाले से, कुछ वैसे ही सैर व तफरीह के हवाले से। तो इस वजह से यहाँ पे क्लाइंटेज काफ़ी अच्छी चल रही है। बाकी इसमें बात है कि इसमें आपका कोई कमाल नहीं। इसमें जहाँ तक हमारे कमाल की अब बात करें, उसमें यह है कि हम क्लाइंट को एक रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते से इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना वीज़ा अप्लाई करें, तो इसमें आपकी वीज़ा रेशो जो है अप्रूवल की वो इंक्रीज़ हो सकती है। और जहाँ तक हम ऐसा कोई तरीकाकार है कि लोगों का मुफ्त वीज़ा लग जाए और बाहर चले जाए और बाहर से जाके डॉलर शालर कमा लें? ये मुफ्त वाला हिसाब हो जाता है कि आप सिर्फ एक एम्बेसी फीस पे कर रहे हैं, कंसल्टेंट को उसकी मिनिमम सी कंसल्टेंसी पे कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपसे 25, 30, 50 लाख की, 1 करोड़ की अगर डिमांड नहीं कर रहा है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख की बात कर रहा है, तो वो एक किस्म का मुफ्त वाला हिसाब है कि आप पाकिस्तान से अदर कंट्री में जो है वो मूव कर रहे हैं। सिर्फ आपका वही खर्चा है जो कि आपने डिपॉजिट करवाना है? बिल्कुल। जब आप एक विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसमें सिर्फ आपका वही एक्सपेंस होता है, एम्बेसी की फ़ी है जो आप एम्बेसी को पे कर रहे हैं, वो आपने डायरेक्ट एम्बेसी को ही पे करनी होती है। और उसके अलावा हम जो आपको कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको बताने के, आपकी फ़ाइल को प्रोसेस करने के, उसका आपसे सिर्फ चार्ज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं। मोस्टली ये सुनने में आ रहा है कि मेरा वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया, मेरा भी रिजेक्ट हो गया। तो आप किस तरह की कंसल्टेंसी करती हैं कि लोगों के इजीली वीज़ा लग जाते हैं और जो लोगों के रिजेक्ट होते हैं उनकी क्या वजह है? रिजेक्शन में मोस्टली ये होता है कि हम एम्बेसी को उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन नहीं दे रहे होते हैं। यानी कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रांजैक्शंस हो, मेंटेनेंस हो, बेसिक आपका एक सॉलिड रीजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है विजिटर्स आते हैं वापस नहीं आते हैं। तो हमने सिर्फ एम्बेसडर को सेटिस्फाई करना होता है कि मैं अगर टूरिस्ट जा रहा हूँ तो मैं वापस आऊँगा। जब हम ये चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ों को अगर हम क्लियर कर लेते हैं, तो हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत मिनिमम से मिनिमम हो जाते हैं। तो हम जो कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं उसमें क्लाइंट की पहले फाइल को गो थ्रू करते हैं, उसको बताते हैं कि आपके लिए कौन सा कंट्री बेहतर रहेगा, आपके जो है वो वीज़ा अप्रूवल के चांसेस किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं। आप कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास से लगवाती हैं और कौन से जो वीज़ा अपना मुल्क से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं या वीज़ा लगवाने के ख्वाहिशमंद हैं, कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जिसके मुकम्मल होने के बाद वीज़ा इजीली लग जाता है? विजिट के लिए बहुत मिनिमम सी रिक्वायरमेंट होती हैं, 6 से 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने कंप्लीट करने होते हैं। उसमें पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, बैंक स्टेटमेंट है, जो भी आप बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। एक सॉलिड रीज़न है, वो आपने सिर्फ क्लियर करना है। उसके लिए हम जो सर्विसेज देते हैं कि हम साथ इन्विटेशन अटैच करते हैं, वो आपके लिए सपोर्टिव हो जाता है। उसकी बेस पे कह सकते हैं कि आपकी फ़ाइल की जो रेशो है वो अगर 50% है तो वो 80 प्लस में चली जाती है। इनविटेशन जो है वो उसी कंट्री का होता है जिस कंट्री में कोई ख्वाहिशमंद जाना चाह रहा है? बिल्कुल, जिस कंट्री
कंट्री के लिए आएगा वहीं से उसको हम इनविटेशन अरेंज करके देंगे तो ही उस कंट्री में उसके अप्रूवल चांसेस बढ़ सकते हैं ना। अगर इस कंट्री में आ रहा है तो इसके आने का ये सॉलिड रीज़न है यहाँ पे। रिजेक्शन जो आजकल ज़्यादा है उसकी क्या वजह है? लोगों को वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करनी आ रही या डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते? रिजेक्शन रेशियो इसलिए भी हमारा काफ़ी हाई हो चुका हुआ है कि आपको पता है कि जगह जगह पे कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, जगह जगह पे एजेंट्स बैठे हुए हैं। उनको नहीं पता कि हमने किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स आगे एम्बेसी को प्रेजेंट करने हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट बेहतर है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं है। हर बंदा कह रहा है कि जी हम वीज़ा लगवा देंगे आपका, आएँ हमसे अप्लाई करें। इस वजह से कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट्स भी एम्बेसी को प्रेजेंट करते हैं जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई और इसके अलावा कुछ ऐसे आपका बिजनेस है जॉब शो करा दी जाती है कि जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती है, तो उस वजह से भी आपका अप्रूवल से रिजेक्शन रेशो काफ़ी हाई हो जाता है। तो क्या आप भी कोई सर्विसेज ऐसी देती हैं कि जिसमें अगर किसी का डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट हैं, तो वो आपकी जानिब से भी उनको कोई फेवर मिल जाती है? उसमें मोस्टली ऐसे होते हैं कि किसी क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो उसको सजेस्ट करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स इन तरीकों से आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स में तो आप 10 दफ़ा भी एम्बेसी को अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। तो वो चीज़ें हम क्लाइंट की पूरी कंप्लीट करवाते हैं, उसमें कहाँ कहाँ से उसकी अटेस्टेशन करवानी है डॉक्यूमेंट्स की, कहाँ कहाँ से कंप्लीट करवाने हैं, हर चीज़ उसको बता के कंप्लीट करके ही उसकी एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे अहम सवाल कि किस किस कंट्री का वीज़ा इजीली लग सकता है? वैसे तो हर कंट्री में ही अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो वीज़ा अप्रूवल के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन एक टाइम होता है जिसमें कंट्री का वीज़ा अप्रूवल रेशो काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। इस टाइम पे न्यूजीलैंड बहुत अच्छा जा रहा है, कनाडा की अप्रूवल रेशो काफ़ी बेहतर है। बस ये कनाडा की कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं लेकिन उसका अभी भी समझ लें कि रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा जा रहा है। इससे हटके अगर हम यूरोपियन साइड में बात करें तो इसमें इटली है, स्पेन है, आयरलैंड इस टाइम पे बहुत अच्छा है कि जिसका अप्रूवल तकरीबन समझ लें कि डेजी बेसिस पे उसके अप्रूवल्स आ रहे होते हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा कंट्री आप समझती हैं कि ये सबसे पहले चूज़ करना चाहिए? कनाडा बहुत अच्छा ऑप्शन है सेटल्ड होने के हवाले से, बिजनेस के हवाले से। उसके बाद न्यूजीलैंड आता है कि जो सेकंड नंबर पे आपके सेटलमेंट के हवाले से, जब आप सेटल्ड हो जाते हैं तो आपको बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज इजीली मिल जाती हैं, तो उस हवाले से न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पे आता है। कितने दिन में न्यूजीलैंड का वीज़ा आप लगवा के दे सकते हैं आपकी कंसल्टेंसी से? इसमें तकरीबन हर कंट्री के लिए जो हमारा फाइल प्रोसेस टाइम होता है वो 15 to 20 डेज का टाइम होता है। उसके बाद एम्बेसी अपना टाइम लेती है 30-40 मैक्सिमम ये टाइम होता है, इससे ज्यादा का टाइम एम्बेसी नहीं लेती है। 2 महीने में? हाँ, टोटल प्रोसीजर में कह सकते हैं कि 2 से 2.5 माह लगते हैं। कम से कम कितना खर्चा है किसी कंट्री में इजीली जाने में? एम्बेसी फी है हर कंट्री की वो डिफरेंट है, कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। मैक्सिमम जो आपकी एक्सीड करती है 60-70,000 है, मिनिमम जो एम्बेसी फी है वो 40-50,000 है। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू कहा जा रहा है कि कम है, तो आप क्या समझती हैं कि वैल्यू कम है या वीज़ा लगवाने का किसी को मतलब तरीकाकार नहीं आता? जहाँ तक हम वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें डी वैल्यू खुद को भी हमने किया हुआ है कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन उसमें यह है कि अगर आप हर कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही, तो आपकी वर्थ वैसे ही है जैसे अदर पासपोर्ट्स की है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पर्सन आया है, उसके पास अपने डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं है, वो किसी भी कंट्री में अप्लाई कर देगा तो उसका रिजेक्शन ही आना है। जब आपकी हर चीज़ कंप्लीट है, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करेंगे तो एम्बेसडर बार बार आपकी प्रोफाइल को रिफ्यूज़ नहीं करेगा। तो डायरेक्टली भी आपका रब्ता होता है एम्बेसडर से, उनकी एम्बेसी से? नहीं, किसी का कोई डायरेक्टली एम्बेसडर के साथ रब्ता नहीं होता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो कह रहे होते हैं कि आपके सोर्सेज हैं, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते होते हैं। डायरेक्ट अगर किसी के सोर्सेज होते तो अभी हमारे पिछले 2 साल से जो हालात चल रहे हैं, हर बंदा यहाँ मुल्क से बाहर बैठा होता। तो ये सिर्फ हम कह सकते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन बेस पे और आपकी लक बेस पे चीज़ें भी डिपेंड कर रही होती हैं। अभी वीज़ा लगवाने की रेशो क्या जा रही है और कितने % लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं? अभी तकरीबन एक तो अभी टाइम बहुत अच्छा चल रहा है कि आगे न्यू ईयर आ रहा है और कुछ अगर क्रिश्चियनिटी को हम देखें तो उनका एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, आगे क्रिसमस आ रहा है। तो बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं वो इन 2 इवेंट्स को काफ़ी बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करती हैं। तो ये जो 2-3 महीने होते हैं इसमें आपका यहाँ से बाहर लोगों के जाने का फ्लो बहुत अच्छा होता है। तो ये जो टाइम है जिसमें अगर अपनी एप्लीकेशंस को अप्लाई भी करेंगे तो आपको समझ लें कि जहाँ पे आपके नॉर्मल डेज में 60-70% चांसेस चल रहे होते हैं, यहाँ पे 80-90% तक आपके चांसेस पहुँच जाते हैं वीज़ा अप्रूवल्स की तरफ। तो ये अभी टाइम बहुत अच्छा है और यहाँ पे समझ लें कि इतने 70-80% तक ही लोग हैं जो एप्लीकेशंस अपनी अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ से। क्या रेशो जा रही है नौजवान, बूढ़े
या कोई दरमियानी उम्र के लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, आजकल क्या सूरत हाल है? कौन से लोग हैं जो कि पैसे कमाने के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं? हर कैटेगरी के लोग ये आ रहे हैं, उसमें एज मैटर बिल्कुल नहीं कर रही है। कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास यंगस्टर्स आ रहे हैं जिनकी एज 18 प्लस में है। कुछ बिजनेसमैन भी हैं जो यहाँ से अपना बिजनेस वाइंड अप करके चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे मूव हो जाएं कि हमारे बच्चों का जो है वो फ्यूचर वहाँ पे ब्राइट हो सके। कुछ जो हैं वो डेली वेजेस वाले लोग हैं जो यहाँ पे अपना डेली एक्सपेंस भी नहीं निकाल पा रहे। उनकी भी कोशिश है कि हम वहाँ पे मूव हो सकें ताकि हम अपने जो घर वालों को अच्छा सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर सकें। तो इसमें हर तरह के लोग, हर तबके के लोग ही यहाँ पे आ रहे हैं जो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। किस तरह के लोग हैं जो कि जा सकते हैं? क्या ज़्यादा पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे भी जा सकते हैं? बेसिकली विजिट वीज़ा होता है, घूमने फिरने के हवाले से कैटेगरी आपकी डिसाइड होती है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पढ़ा लिखा बंदा है तो ही वो जा सकता है, हर पर्सन जा सकता है यहाँ पे। कुछ ऐसे भी हमारे पास लोग बैठे हुए हैं कि जो हम गांव की साइड पे देख लें, जिम्मेदार लोग हैं, उनके पास उनका बैंक बैलेंस अच्छा है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उसके बावजूद उनके अप्रूवल्स आ जाते हैं क्योंकि उनका घूमना फिरना। जो विजिट वीज़ा उसके लिए तो ठीक कह रही है, कोई भी जा सकता है। जो बिजनेस वीज़ा है या जो परमानेंट वीज़ा है उसके लिए किस तरह के लोग जो हैं वो एलिजिबल होंगे? बिजनेस वीज़ा के तो डेफिनेटली उसका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है, उसका बैकग्राउंड बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए तो ही उसका बिजनेस वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन बिजनेस वीज़ा अप्लाई करने के लिए अगर आपका जिस कैटेगरी का यहाँ पे बिजनेस है उसी से रेलिवेंट उस कैटेगरी का वहाँ से आपको बिजनेस स्पॉन्सर आना चाहिए। अच्छा मैम, एक डन बेस जो वीज़ा है कि आपका वीज़ा इतने रुपीस में हम डन करवाएंगे, लगवाएंगे, क्या उस तरह के मामला भी आप करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी। मैं आपको पहले ही चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ कि हम सिर्फ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो डन बेस वीज़ा का मतलब है कि मैं एक 100% गारंटी दे रही हूँ कि जी मैंने वीज़ा देना ही देना है। जहाँ मैं सिर्फ एक कंसल्टेंसी चार्ज कर रही हूँ उससे हट के मैं आपसे एक हैवी अमाउंट की डिमांड रखूँ तो हम इन कैटेगरीज को बिल्कुल भी डील नहीं कर रहे हैं। हम एक लीगल वे में, लीगल प्रोसेस के थ्रू आपको, फ्रॉड ज़्यादा होता है? बिल्कुल। हमारी मार्केट में चल ही वो डन बेस रहा है और डन बेस में समझ लें कि 99.9% फ्रॉड ही है। बिल्कुल। अगर एक पर्सन आता है जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको चीज़ों की समझ नहीं है, उसको कहा जाए कि जी आपको 100% वीज़ा देना, इतने पैसे अरेंज कर ले, उसको घर बेचना पड़े, उसको सब कुछ बेचना पड़े, वो बेच के अपने पैसे का इंतजाम जरूर करता है कि मैं इतने में बाहर चला जाऊंगा। तो ये एक समझ लें कि फ्रॉड की तरफ हम ज्यादा चले जाते हैं। तो ये तरह के लोग तो ज्यादा हैं जो कह रहे हैं कि हमें डन करें, हम आपको पेमेंट देंगे। तो इसी तरीके से लोगों को समझने की जरूरत होती है कि यही पॉइंट है जिसके लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जो मैं लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि वीज़ा किसी भी एजेंट कंसल्टेंट के हाथ में नहीं है। हमने आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है, आपकी वीज़ा अप्रूवल की तरफ रेशो को हमने इंक्रीज करवाना है। उसके लिए आपको वो चीज़ें बता सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स की बेहतरी के लिए हों कि ये चीज़ें कंप्लीट करके आप वीज़ा अप्रूवल्स की तरफ जा सकते हैं। तो डन बेस बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए अपने पैसे को बचाएं, अपने वक्त को बचाएं और अपने पासपोर्ट को ब्लैंक होने से बचाएं। ब्लैंक होने से मतलब ये है कि उसमें आप बैन ले सकते हैं। जब एक बंदा आपको कह रहा है कि मैंने 100% वीज़ा देना है, वो उस वीज़ा को विन करने के लिए हर तरह के फेक डॉक्यूमेंटेशन साथ अटैच करेगा जिससे आपको बैन भी लग सकता है 5 साल का, 10 साल का। बिल्कुल। तो अपने जितने आपने एक बंदे को पैसे देने उतने में आप 10 दफ़ा भी एम्बेसी को बार बार अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे वीज़ा के लिए तो आपका उससे कम पैसों में वीज़ा लग सकता है। तो बार बार चांस लें ताकि आपका जो है वो आप डन बेस से हटके अपना फ्यूचर ख़राब मत करें। अच्छा मैम, लोगों की ज़्यादातर सोच होती है कि ये वीज़े शीज़े के चक्कर में ना पड़ा जाए बल्कि डंकी लगा के इलीगल जाया जाए। तो क्या आप समझती हैं कि डंकी लगाना आसान है? मैं तो कभी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ऐसे एक इलीगल प्रोसेस की तरफ जाएं जिसमें आपको नहीं पता है, आपकी जान भी जा सकती है, आपके पीछे पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, उनको भी परेशानी हो सकती है। तो जब एक एम्बेसी ने आपके लिए चीज़ों को इतना ईजी रखा हुआ है कि सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके जगह जगह पर उनकी कॉन्सलेट्स बनी हुई हैं, वहाँ पर अपनी फ़ाइल को आप जमा करवाएँ। एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी फ़ाइल को चेक करके आपको रिस्पॉन्स करे या आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो जाएँ, आपको सेम टाइम पे रिस्पॉन्स करे। और अगर इन केस आपको वीजा नहीं भी दे रहे हैं ना, वो तो आपको बताते हैं नेक्स्ट टाइम आपने अगर आना है तो आप आए, मोस्ट वेलकम। लेकिन ये चीजों को कंप्लीट करके आए, आपकी जो गलतियां हैं इनको क्लियर करके आए। तो जब इतनी चीजें आपके लिए इजी हो चुकी हुई हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरह के मुश्किल हालात में खुद को डालने की जरूरत है। आप कम पैसों में वीजे का कह रही हैं, यहाँ पे तो डंकी में 12-14 लाख रुपए लोग मांग लेते हैं। बिल्कुल डंकी लगाने वाले हैं उनको क्या मशवरा देंगे?
उनको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यही मशवरा है मेरा कि उसके पैसे इधर लगा लें। उससे कम, उसका हम ये कह लें कि चौथा हिस्सा भी यहाँ पे आपका नहीं लग रहा होगा जो आपने एक लीगल वे में प्रोसेस करना है, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जो ख्वाहिशमंद हैं मुल्क से जाने के बाहर और पैसा कमाने के, उनको क्या सजेस्ट करेंगी, क्या मशवरा देंगी? उनको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एक सिंपल सा प्रोसेस है आपका वीज़ा का। एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएं, उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, एम्बेसी में जाके जमा वो तो करवा दें। सब प्रोसेस आप करवाएंगी ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमारे पास ही आएँ। अगर कोई पर्सन ये चाह रहा है कि मैंने किसी भी कंसल्टेंट को कुछ पे नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, मैं सिर्फ खुद पे ही रिस्क लेना चाह रहा हूँ, तो उसमें आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करके आप खुद भी एम्बेसी तक जाकर उनको चीज़ क्लियर कर सकते हैं। हमारे तक आने का फ़ायदा क्लाइंट को ये होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो अपडेट्स होती हैं जिसमें उनको डेली बेसिस पे नहीं पता होता है, वो हमारे पास डेली अपडेट्स आ रही होती है। अच्छा, मशवरा मुशावरत के कुछ चार्जेस हैं आपके? नहीं, मीटिंग करने के, मशवरे लेने के, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने के, इस चीज़ का हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। हमारा ऑफिस खुला होता है, जब चाहें आ जाएं, हमारे नंबर पे कॉल कर लें। 24 घंटे जो है आगे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपको आपकी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के हवाले से भी, आगे वीज़ा प्रोसेस करने के हवाले से भी। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इनकी सबसे अहम बात आपने सुनी है कि आप घर बैठे भी अपना वीज़ा लगवाने की कोशिश करें, इनको कोई एतराज़ नहीं है, और इनके पास आए, फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज लें और ख़ुद से ट्राई करें अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर इनसे मशवरा लें, इन नंबरों पर रब्ता करें डायरेक्टली इनसे, और इनसे समझें कि किस तरह पाकिस्तान से बाहर जाके लीगली तौर पे पैसे कमा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वीज़ा किस तरह लगवा सकते हैं और क्यों वीज़ा आपका रिजेक्ट होता है। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए।